आग्रह करेंगे हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ ही सम्मानीय अतिथिगणों का। आप सभी कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं और अब मध्य प्रदेश गान की प्रस्तुति होगी। मध्य प्रदेश में सिविल सेवा परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम आज माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया जा रहा है। हमारे भारतवर्ष की एक और शाश्वत परंपरा है अतिथि देवो भव, और इसी क्रम में सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहूंगी श्री विनोद कुमार जी, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग से, कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। आइए तालियों के साथ हम सभी स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का। इसी क्रम में आग्रह है श्री लोकेश जाटव जी आयुक्त वाणिज्य कर विभाग से कि आप भी पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें।
निवेदन करना चाहेंगे श्रीमती रजनी सिंह जी, अपर आयुक्त वाणिज्य कर विभाग से, कि वे श्री विनोद कुमार जी, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। आग्रह करना चाहेंगे श्रीमती सपना सोलंकी जी, अपर आयुक्त वाणिज्य कर विभाग से, कि वे श्री SN मिश्रा जी, अपर मुख्य सचिव जनजातीय विभाग का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। आग्रह करना चाहेंगे श्रीमती रजनी सिंह जी, अपर आयुक्त वाणिज्य कर विभाग से, कि वे श्री मनीष श्रीवास्तव जी, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास का स्वागत करें। आग्रह करना चाहेंगे श्रीमती सपना सोलंकी जी, अपर आयुक्त वाणिज्य कर विभाग से, कि वे श्रीमती रश्मि अरुण शमी, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। मंचासीन समसामान्य अतिथिगणों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब मैं आग्रह करना चाहूंगी श्री विनोद कुमार जी, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग से, कि वे हम सभी को कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत करवाएं, साथ ही साथ स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, यहाँ पर प्रदेश के कोने कोने से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित वर्ष 2019 और 2020 के अभ्यर्थीगण, 9 नियुक्त अभ्यर्थीगण, उनके अभिभावकगण, उपस्थित हमारे अधिकारी बंधु, पत्रकार बंधु और सभी देवियों और सज्जनों, आज मध्य प्रदेश शासन के इतिहास में एक अच्छा स्वर्णिम दिन है, जबकि हमारे पास माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर 9 नियुक्त अभ्यर्थीगणों का एक प्रबोधन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें उनको नियुक्ति पत्र निर्मित किए जाएंगे। साथ ही साथ शासकीय सेवा में आने पर आपकी एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अभी तक आप एक स्टूडेंट के रूप में कार्य कर रहे थे, अब आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, जिसमें कि आप अब प्रशासन की तरफ से, मध्य प्रदेश शासन की तरफ से आम जनता को जो समस्याएं हैं उनको, उनके उत्थान के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके कार्यान्वयन, उनका ठीक ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो सके, जरूरतमंदों को उनका सही ढंग से लाभ मिल सके, इसके लिए अब आप कार्य करेंगे। अभी तक आप दूसरी तरफ थे, जहाँ पर आप शासन किस प्रकार से काम करता है उसको देखते थे, अब आप शासन प्रशासन के भाग बन गए हैं, और उसके बाद आप इस तरफ से आप कैसे कार्य करते हैं वो अब जनता आपको देखेगी और आपका वैल्यूएशन करेगी। यह हर आदमी, हर स्टूडेंट यह चाहता है कि वो बड़ा होकर के देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए कुछ अच्छा काम करे, और आप आज उन कुछ लकी अभ्यर्थियों में से हैं जिनका कि चयन हुआ है, और आप अपने नए जोश खरोश के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। आज आपको नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से मिलेगा, और अब आप एक्टिव सेवा में आएंगे, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप नई ऊर्जा के साथ, नए दमखम के साथ, नए जोश के साथ आप इस महती भूमिका का निर्वहन पूरे अपने दिलो जान से करेंगे। साथ ही साथ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको आगे और भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने संबोधन में बताएंगे, और हम लोगों ने आपके लिए भी एक कैप्सूल भी रखा है, जिसमें कि आपको शासन प्रशासन की बारीकियों से आपको अवगत कराया जाएगा, आपको किस प्रकार से कार्य करना है, जनता के प्रति किस प्रकार से व्यवहार करना है, उसके प्रति रहेंगे। यह आपकी एक भूमिका भी रहती है कि आप हमेशा दूसरों के साथ बराबर संवेदनशीलता के साथ, संवेदना के साथ उनसे आप चर्चा करें, उनकी समस्याओं को जाने, समझें और उनको आप दूर करें, और जहाँ भी जरूरत हो आपको अपने दूसरे कलीग से, आपके अधीनस्थ जो आपके कर्मचारी हैं उनसे, आपके जो सुपीरियर कर्मचारी हैं उनसे ही मार्गदर्शन प्राप्त करें और आगे बढ़ें। यह आप जैसा जानते हैं कि यह एक
अभी अमृतकाल का समय चल रहा है, इस अमृतकाल में भी आप लोग का चयन हुआ है और आपने तो अभी तक जो भी महसूस किया होगा, जहाँ भी आपको लगती होगी कि शासन प्रशासन की कुछ कमियां हैं, क्योंकि आप दूसरी तरफ सभी तक देखते रहे हैं, उन कमियों को भी किस प्रकार से दूर किया जाएगा, इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं और आप कुछ योजनाएं बना करके आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से शासन के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि उनको लागू करके हम उन समस्याओं को जो कि जनता बराबर जूझती रहती है उसको भी हम लोग दूर कर सकें। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। यहाँ पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी का, सभी अधिकारी बंधु का, सभी हमारे नवनिर्वाचित हमारे जूनियर कलीग्स का और उनके अभिभावकगण का और सभी उपस्थित देवियों और सज्जनों का मैं एक बार फिर से मध्य प्रदेश शासन की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री विनोद कुमार जी, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। और आइए अब एक पीपीटी के माध्यम से अभ्यर्थियों के बैच की प्रोफाइल को देखेंगे। आप सभी को बता दें, राज्य सेवा परीक्षा 2019 में कुल 472 अभ्यर्थी सफलतापूर्वक इन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण करी, जिनमें से 198 महिला थी, 274 पुरुष थे और जिनमें से अनुसूचित जाति में 32 महिलाएं थी, 46 पुरुष थे और अनुसूचित जनजाति में 41 महिलाएं थी, 58 पुरुष थे। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग में 43 महिलाएं थी और 66 पुरुष थे। EWS में 20 महिलाएं थी और 36 पुरुष थे। इसी प्रकार से राज्य सेवा परीक्षा 2020 में कुल 214 अभ्यर्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण करी, जिनमें से 88 महिलाएं थी और 126 पुरुष थे और इसमें भी अनुसूचित जाति में 14 महिलाएं थी, 18 पुरुष थे। अनुसूचित जनजाति में 22 महिलाएं थी और 29 पुरुष थे। अन्य पिछड़ा वर्ग में 18 महिलाएं और 30 पुरुष और EWS में 9 महिलाएं और 17 पुरुष थे। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण करी है। पूरे मध्य प्रदेश वासियों के लिए गर्व की बात है। और अब आपके समक्ष सफलता की कहानियां प्रस्तुत की जाएंगी और पहली सफलता की बहुत ही सुंदर, बहुत सारी शुभकामनाएं श्री शशांक जैन को भी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से आज्ञा लेते हुए हम संवाद की प्रक्रिया शुरू करना चाहेंगे। हमारे बीच अभ्यर्थी हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जिनके मन में कुछ जिज्ञासा है और साथ ही साथ मार्गदर्शन भी प्राप्त करना चाहेंगे वे आपसे। तो हम संवाद की प्रक्रिया शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अभ्यर्थी पूछेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, उनके मन की कुछ जिज्ञासा है, साथ ही साथ आपसे मार्गदर्शन भी प्राप्त करेंगे। जिज्ञासा साझा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जय हिंद। मेरा नाम प्रकाश कुमार उपाध्याय है। मैं राज्य सेवा परीक्षा 2019 में आप अपना नाम बताते हुए अपना प्रश्न पूछिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, जय हिंद। मेरा नाम प्रकाश कुमार उपाध्याय है। मेरा चयन राज्य सेवा परीक्षा 2019 में नायब तहसीलदार के पद पर हुआ है। माननीय, मेरा आग्रह आपसे यह है कि आप प्रदेश में एक नई जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, जिसमें आपकी दिनचर्या अत्यधिक व्यस्त रहती है। ऐसे में आप सार्वजनिक और निजी जीवन में समय का आवंटन और प्रबंधन किस प्रकार करते हैं, कृपया इसके बारे में हमें अवगत कराने का कष्ट करें। ये कार्यक्रम है कि मेरा इंटरव्यू है? देखो, ये हमें वैसे पब्लिकली कैसे बोलना चाहिए मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि मैं मेरी बता सकता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। मैं जिस दिन पूरा दिन गुजारता हूँ, रात में बैठ करके डायरी मेंटेन करता हूँ कि मेरा आज का दिन कहाँ कहाँ कैसे कैसे बीता, क्या क्या हुआ, और किसी से व्यक्तिगत रूप से मिल के आता हूँ। किसी से कोई वरिष्ठ है जिनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट उसमें नोट करता हूँ, वो मेरी अपनी डायरी में नोट करके रख लेती हूँ।
जब दोबारा उनसे मिलने जाएंगे तो उनके बताए गए मामलों में हमने उनसे आगे बढ़ के बताते तो सामने वालों को अच्छा लगता है और हमको भी लगता है कि हमने स्मरण रखा है। तो ये तो अपनी जो मैंने आपको मेरी व्यक्तिगत जिंदगी की असलियत की छोटी सी लेकिन महत्व की बात बताई। ज़्यादा अच्छा रहता है कि हमारे अपने काम के आधार पर जब हम रोज दिनचर्या बनाते हैं तो दिनचर्या में मेरे पास का रोज का काम क्या है, उस रोज के काम की प्रायोरिटी डिसाइड करें। उस प्रायोरिटी में नवाचार भी जरूर जोड़े, मैं करता हूँ, उसमें कोशिश करता हूँ मेरी तरफ से। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आपको काम मिला है, लेकिन जो काम मिला उस पर रुकना भी नहीं, जो मिला है वो अच्छा है, उसको अच्छे से करना, लेकिन मान के चलना कि इसके बाद भी कोई अगली स्थिति आ गई, लेकिन जो काम मिला उस पर रुकना भी नहीं, जो मिला है वो अच्छा है, उसको अच्छे से करना, लेकिन मान के चलना कि इसके बाद भी कोई अगली स्थिति, अगला मुकाम आपको बुला रही है, वहां तक जाने की ललक बनाए रखना, उसको छोड़ना मत। जब तक ये आप करते रहोगे और जो काम मिला उसको अच्छे से किया, तो ललक बनाए रखें और उसको मेंटेन करने की प्लानिंग कर ले। मुझे लगता है कि इतना ही बोलना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा सफलता का मंत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। और कोई अभ्यर्थी है जो अपनी जिज्ञासा साझा करे? नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम अंकित चौबे है। एक मिनट, कैमरा किधर से बोल रहे हैं? ठीक है, नहीं आप तो मेरे को दिख रहे हो, मैं बाकी के लिए भी बोल रहा हूँ। ठीक है, नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम अंकित चौबे है। मेरा सवाल है कि जब हम सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें दोस्तों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे ही आपकी इस राजनीतिक यात्रा में ऐसा कोई दोस्त या ऐसी कोई व्यक्ति जिससे आप प्रेरणा लेते हो, अगर कोई किस्सा हो तो हम लोगों के साथ जरूर साझा करें। ये वो कह रही है, मेरे पता ही नहीं चल रहा है। ये ब्रॉडगेज से मीटर गेज पे गाड़ी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल है कि जब हम तैयारी करते हैं तो उसमें हमारे दोस्तों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे ही आपकी इस राजनीतिक यात्रा में ऐसा कोई दोस्त या ऐसा कोई व्यक्ति जिससे आप प्रेरणा लेते हो, तो ऐसा कोई किस्सा हो तो हम लोगों के साथ जरूर साझा करें। मेरे से पूछ रहे हो तो मैं मेरी कठिनाई बता सकता हूँ। ये बात सही है कि हम अपने अपने जीवन में जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो हमारे काम करने के तरीके में हमारी सहायता करने वाले लोग भी होना चाहिए, जो जिनके कारण से हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति करें। मैं अपने जीवन की थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि कॉलेज लाइफ से मैं अपना काम अपनी छोटी होटल से चालू किया। तो होटल में स्वाभाविक रूप से मैं स्टूडेंट लीडरशिप में आया कॉलेज चुनाव लड़ने के लिए। तो ये आप होटल चलाओगे, पढ़ लो, या आप अपनी जो आगे की डिग्री उसको जारी कर लो या जीत लो चुनाव। मैं फर्स्ट ईयर में जॉइंट सेक्रेटरी बना चुनाव लड़ते लड़ते, और होटल चलाते चलाते। तो आप भी जानते हो कि होटल चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो फिर उसको चलाएगा कौन? या तो आप उधर कॉलेज में घूमो या इधर कोई घूमो। तो अपने अच्छे मित्र ढूंढो जो आपकी मदद कर दे। तो मेरे मित्रों से मैंने मदद करते करते शुरुआत से जो उनसे मित्रता की, परमात्मा के लिए ऐसे आज तक वही मित्र है जो मेरे को हर जगह मदद करते हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि जो मैंने आपसे प्रारंभ में कहा था कि हम कॉलेज में पढ़े, नौकरी करें, कोई भी काम करें ईमानदारी से और अपनी शुचिता का ध्यान रखें, तो उसका लाभ भी मिलेगा आपको। और आदमी आप 100 बार सोचो, 2 बार रखो। हमारे पास जो जुड़े उनकी पूरी अच्छी बुरी सारी बातों का आकलन करने के बाद रखो उनके साथ में, और उनको रख लो, फिर छोड़ो मत। उनकी जाने अनजाने कोई गलती भी होगी तो उनको समझाइश देके फिर उनको अपने लाइन से लगाए रखो। अदरवाइज आप बदलते रहोगे तो भी बात नहीं बनेगी। अपने मित्रता का मतलब ये है कि वैसे तो ये बड़ा लंबा विषय है, लेकिन इसका अर्थ कभी कभी गलत निकाल लेते हैं। ये हमारे लिए जो हम अपनी व्यवस्थाओं का आधार पर चलते हैं, तो हमारे लिए जरूरी नहीं कि हमारे ब्लड रिलेशन जिनसे हो वही हमारे गार्जियन हो या हमारे सहयोगी हो, या सच्चे अर्थों में तो जीवन में जो आपसे नजदीक आ रहा है
और नजदीक आते आते वो आप और वो एक तरह से बहुत बड़ा आर्बिट मत बनाओ, लेकिन जितना बने उसको निभाने की ताकत रखोगे तो आपको सफलता मिलती जाएगी, इसमें कोई संस्कार नहीं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अभ्यर्थियों की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है आपके मार्गदर्शन के लिए। हमारे बीच एक और अभ्यर्थी हैं। जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं आयुषी साहू। कैमरा मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे सवाल ये है, आप लोक सेवा के क्षेत्र में लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, एक लंबा अनुभव है आपको, तो आपके अनुसार ऐसी कोई 3 बातें आप हम सभी अभ्यर्थियों को बताएं कि हम जब जन समस्याओं से डील करें तो हम उन बातों को ध्यान रखें। एक बार रिपीट करना पूरा प्रश्न। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सभी की ओर से ये सवाल है कि आपका एक लंबा अनुभव है लोक सेवा के क्षेत्र में कार्य करने का, तो आपके अनुसार हम ऐसी कौन सी 3 बातों का ध्यान रखें कि जब हम जन समस्याओं से डील करें तो हम इन बातों का ध्यान रखें उनसे डील करते वक्त? देखिए, बहुत सरल बात है जो आपने बात कही, लेकिन बहुत कठिन भी है। एक तो हम कोई भी इन बातों को लेके चलेंगे, उस बातों को खास करके उसका इफेक्ट किस पे आ रहा है, क्या आ रहा है, उसकी गंभीरता का एहसास हमको होना चाहिए। हमारे द्वारा किए गए काम के आधार पर हमारी वो गरिमा बढ़ाने वाला काम होना चाहिए। जाने अनजाने भी हमसे उसमें गलती न हो, ये प्रयास देना चाहिए। परमात्मा तो नहीं है, हम तो इंसान हैं, हो सकता गलती भी हो, लेकिन हमारा इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए। हमारा इंटेंशन हमेशा सही दिशा में होना चाहिए कि भाई हम इसको कितना अच्छा और कैसे बेहतर कर सकते। दूसरा, मैंने मेरा प्रयास किए थे कि कोई भी विभाग में बैठे हैं अगर, तो उस विभाग के दायरे से बाहर आकर के भी उस विभाग को गौराने वाले मौके जरूर ढूंढते रहो। कभी कभी हमको विभाग का अहंकार भी हो जाता है कि बस मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे इस विभाग के लिए, मेरे उस बात के लिए, मेरे काम के लिए बस यही सब कुछ। तो वो भी विभाग भी सही है, लेकिन उसके अलावा भी बाकी परिस्थितियां दूसरे विभाग तालमेल की दृष्टि से भी होना चाहिए। और तीसरी महत्व की बात है कि हमारे जीवन से जहां से हम आए वो जड़ों को नहीं काट रहे हैं। हम अहंकार पालने अधिकारी बन गए, बड़े आदमी बन गए, हमारे जीवन में हमने बहुत हासिल कर लिया, ये सब मैं अब इसको क्या बोल सकता हूँ। जैसे मैं आज का ही उदाहरण देता हूँ, मैंने अभी थोड़ा सा एक कठोर निर्णय लेके आया। हमने कल चित्र देखा कि एक डिप्टी कलेक्टर साहब, SDM साहब अपने जूते के मोजे लेस बनवा रहे हैं, अपने बंद बनवा रहे हैं, लेकिन वो बहन बांध रही, कोई महिला बांध रही है। ये मुझे मालूम है कि वो उस महिला के बांधने का भाव अपने साहब के प्रति कोई खराब नहीं हो सकता है। और ये भी मालूम पड़ा कि वो SDM साहब के थोड़े पैर में चोट मोट है, लेकिन ये अब उनकी व्यक्तिगत बात हो सकती है। अब पब्लिकली इसका चित्र क्या बनेगा, ये उनसे कौन पूछने जाएगा कि वो बीमार है, नहीं है, क्या है, कैसे है। हमारा तो इम्पैक्ट एकदम से सब पे आएगा ना, पूरे समाज पे। हमने कहा भले बीमार है तो आप या तो छुट्टी पे चले जाते थे, उनको कौन ने रोका। लेकिन अगर आपने पब्लिकली अपने लेस बनवाए तो हम तो अपने कार्यक्रम की शुरुआत बहनों की पूजा से करते हैं। माता बहनों की इज्जत करना हमारा काम है। हम कैसे बर्दाश्त कर सकते कि भाई आप जस्टिफाई नहीं हो सकते, आप न्याय संगत नहीं हो। तो हमने कहा हम आपको सस्पेंड नहीं कर रहे, लेकिन वहां से तो हटा ही देंगे जहां आप बैठे हो। अगली बार आपको ध्यान में आ जाएगा क्या करना है। तो ये ऐसे कई सारे छोटे छोटे ऐसे, लेकिन ये परमात्मा की कृपा है। आप अपने जीवन में, ये तो मेरे को लगता था मैंने कर दिया। जैसे अभी आपने यहाँ कहा कि हमको राष्ट्रगान या जो वंदे मातरम है, एक तरह से वो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के समय ही खड़े रहना चाहिए। वो हमारे सबके लिए आदर करते।
लेकिन एक परंपरा बन गई। अब जैसे हमारा मध्य प्रदेश गान बना, अच्छी बात है, कोई विश्वविद्यालय गान बनाता, कोई कॉलेज का गान बनाता, कोई अलग से कोई संस्थान अपना गान बनाएगा और वो अपने नियम बनाने लग गए कि अपनी राष्ट्रगान की तरह खड़े हो। ये क्या बात हो गई? फिर राष्ट्रगान राष्ट्रगीत की व्यवस्था के आधार पर बाकी को तो बराबर नहीं कर सकते ना। तो ये आपको अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर विचारवान बने रहना चाहिए। हो सकता है वो आपको थोड़ी अटपटी लगेगी कि ये पुरानी परंपरा को तोड़ के क्यों है फलाना ठिकाना, ये ठीक है, चलता रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ परमात्मा ये एक ऐसे विषय, तो दर्शन का विषय है। सत्य क्या है? सत्य काल बाह्य नहीं है। सत्य का मतलब आज जो सत्य दिख रहा है, हो सकता कल के बाद उसमें भी कुछ और नई चीज निकल जाएगी, तो वो मानना पड़ेगा। हमारा समाज, हमारी संस्कृति निरंतर ये इस तरह की व्यवस्था में प्रभावमान रहती है और उसमें से जो समयाचीन होता है, आज के लिए जो ज्यादा जरूरी है उसको लागू करते हैं। पुराने में हो सकता कुछ अच्छा ही होगी, लेकिन आज उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है तो बदलाव नहीं करते। इसीलिए इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो जो कुछ बात है वो लचीलापन हमारा है, ये समय के साथ हमको सदैव अच्छे से और अच्छे की तरफ ले जाता है। मुझे लगता है कि मेरी बात पूरी हो गई, मेरा भाषण भी करा लिया आप लोगों ने। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। हमारे बीच कुछ एस्पिरेंट्स भी हैं जो आने वाले दिनों में लोक सेवा परीक्षा देंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी हम प्रश्न लेना चाहेंगे आपके लिए। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम अभिनव आर्या है। मेरा चयन सहायक संचालक स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज इस मंच के माध्यम से मैं आपसे हम सभी को यह बतलाने का अनुरोध करना चाहूँगा कि प्रदेश के विकास को लेकर के आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं हैं। देखिए, प्रदेश का विकास केवल एक ही सेक्टर में नहीं हो सकता है। इसको अगर मैं समूचे ढंग से कहूँ तो ये सभी क्षेत्रों में समान रूप से और खास करके इसका मूल लक्ष्य पंडित दीनदयाल जी का वो अंत्योदय, जिसमें आखिरी से आखिरी व्यक्ति बैठा है, उसके जीवन में बदलाव आना चाहिए। उसको ये लगना चाहिए कि हाँ ये विकास हुआ, अर्थात उसके लिए जो उसकी जरूरतों की पूर्ति भी हमने सहजता से कर दी एक। लेकिन उसके केवल व्यक्तिगत सुख की सब कुछ कर दी तो भी बात नहीं बनेगी। हमारी जो गौरवशाली परंपरा है, उस परंपरा से जोड़ करके हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वहां तक ले जाना है। तो विकास की एक दर्शन अलग अलग प्रकार के भी। एक दर्शन ये भी कहता रोटी कपड़ा और मकान जीवन के बस 3 निशान। केवल रोटी कपड़ा मकान दे दो तो बात बन जाएगी क्या? तो हमारे जितने साधु संत है वो तो हमको मालूम है, रोटी कपड़ा मकान सब छोड़ करके अलग अलग संसार में जाते हैं। तो उनके जीवन में क्या है, वो कोई उनकी कौन सा दर्शन है? तो सुख क्या है, सुख के पीछे क्या उसका आधार क्या है, उसकी ये जो बड़ा लंबा विषय है। लेकिन अभी तो अपन अपने प्रदेश में आ जाएंगे। सभी क्षेत्रों में सभी विभाग अपने समन्वित रूप से मध्य प्रदेश को देश के नंबर 1 राज्य पे ले जाए और देश माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नंबर 1 का देश बने। इसलिए अमृत काल के लिए हमने ये लक्ष्य लिया है। सभी विभाग समन्वित रूप से अपनी अपनी भूमिका निभाए इसी पर। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अंतिम प्रश्न लेना चाहेंगे समय को देखते हुए। नमस्कार सर, मेरा नाम अंशिका ठाकुर है। मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रही हूँ। नमस्कार सर, मेरा नाम अंशिका ठाकुर है। मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रही अभ्यर्थी हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि लोक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रदेश के युवाओं को आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या टिप देंगे? ये रिपीट तो हो गया प्रश्न वापस। 3 नंबर की बच्ची ने किसने पूछा था ये? चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर रिपीट करना तो थोड़ा अलग कर लेते हैं। आप लोक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रदेश के युवाओं को स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या टिप देंगे? मेरे जीवन का तो उल्टा अनुभव बता सकता हूँ, आपको जचे तो बताना। बैठे हैं, मैं BSc LLB करके 86 के आसपास में एक अच्छे PSC चेयरमैन के साथ बैठ करके बात कर रहा था।
ऐसे ही कुछ कारण से उनकी मेरे से आत्मीयता कोई दूसरी बात थी, तो बातचीत करते करते उन्होंने कहा कि भैया आप PSC दे रहे हो क्या? तो मैंने क्यों? बोले आप डिप्टी कलेक्टर तो मैं आपको बना ही सकता हूँ, इसमें मैं आपकी मदद करूँगा। मैंने कहा ये आपको धन्यवाद, पर मेरे मुँह से उस समय तुरंत निकल गया कि आप मेरे को क्या डिप्टी कलेक्टर की बात करो, IAS अधिकारी मेरे हाथ के नीचे काम करेंगे, कहाँ चक्कर में पड़ रहा हूँ। और ये उस समय की बात है, मैं जब खाने के होटल चलाता था तो थोड़ा ललकपन भी था और थोड़ी अपने मन में ऐसे ही भाव थे, तो मैं बोल तो गया, फिर मेरे को ध्यान में आया कि ये मेरे से प्रेम के कारण कह रहे, मेरी मदद करने की बात कर रहे, और मैंने अहंकार से बात कर रहा, अच्छी बात नहीं कि मैंने उनसे थोड़ा अपनी बात को साफ करते हुए माफी मांगते कि आप बुरा मत मानिएगा, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पिंड में नौकरी करना नहीं, मेरे स्वभाव में मेरे को लगता नहीं कि मैं नौकरी करूँगा, इसलिए मैंने कहा है, मैं आपके मन की भाव समझता हूँ, आपने मेरे को प्रेम से अच्छे काम के लिए कहा है, तो आपको धन्यवाद, आपने मेरे लिए अच्छा सोचा, लेकिन मैं स्वतंत्र रूप से काम करने की और समाज सेवा करते करते प्रशासनिक व्यवस्था में जो मदद होगी वो करने का भाव है मेरा। उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल बाबा कोई बात नहीं बेटा, अच्छी बात है, लेकिन ये मेरे को, मैं तो अपनी बात करके भूल गई, लेकिन जब मैं 2003-04 में उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बना, तब मेरे हाथ के नीचे एडिशनल कलेक्टर लेवल के लोग CO करके काम करते थे। 2010 तक वो अपना काम करते थे, लेकिन 2010-11 में मैं जब MP टूरिज्म कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बना और वरिष्ठ IAS अधिकारी मेरे नीचे काम करने आए, तो वो चेयरमैन जरूर मेरे से मिलने आए कि मेरे को बेटा वो बात ध्यान है कि तुमने जो कही थी, मुझे इस बात का संतोष है कि तुमने जो कहा था वो करके दिखा दिया, ये भी 10-12 साल पहले की बात। तो ये थोड़ा सा प्रशासनिक सेवाओं को काम में आपको जो आपने एग्जाम देने की बात कही ना, तो पहले अपना आकलन करें कि हम किस पिंड के बने हैं, हमारे मन में क्या होता है। कभी कभी नौकरी भी सब कुछ हो सकता, तो जरूर उस लाइन में जाए, उसमें कोई संकोच नहीं, लेकिन अभी आप माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल को देखो, हमको उसके उदाहरण मिल जाएंगे। जयशंकर प्रसाद जी का उदाहरण हमारे सामने है, उसके पहले यशवंत सिन्हा जी का उदाहरण हमारे सामने है, IAS अधिकारी भी बने, लेकिन उस नौकरी को तिलांजलि भी दे दी। तो जो जैसा जहां हमारा मन करे, हमारा कॉन्फिडेंस बोले, हमारे को परमात्मा ने एक तरह से अंदर भाई 2 शरीर अपने पास, तो अंदर का शरीर के अंदर की आत्मा भी कुछ बोलती है, और हम उसके साथ न्याय करें, उसका साथ अन्याय नहीं करें। कभी कभी हमारी क्षमता योग्यता कुछ और होती है और हम करने कुछ और जाता है। तो एग्जाम देने जाए जरूर जाए, लेकिन एग्जाम को दे तो डूब करके देखेंगे, इस एग्जाम को निकाल कर मानो। और अगर एग्जाम निकल गई उसके बाद भी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण हमारे सामने है। ICS एग्जाम पास की 1923 अंग्रेजों का वो शासन काल था और एशिया में उनका नंबर 1 स्थिति है, लेकिन उनको लगा कि मैं केवल ये एग्जाम इसलिए पास कर खा रहा हूँ कि अंग्रेज कहते थे कि इनमें बुद्धि नहीं होती हिंदुस्तान के लोगों, तो उनमें बुद्धि है, योग्यता, और उसके बाद उनकी नौकरी को लात मार करके उन्होंने देश सेवा के मार्ग में बढ़े। ये उदाहरण भी हमारे सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। आपके ऊपर निर्भर करता आप कौन सी लाइन पसंद करते हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत ही अच्छे से जीवन को सफल बनाने के मंत्र हम सभी को बताए, और अब हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि आप हम सभी को संबोधित करें। बाबा महाकालेश्वर के परम भक्त, जो कि जिनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, जो कि बहुमुखी विकास के लिए निरंतर तत्पर है। आइए जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप हम सभी को संबोधित करें। बोल तो सब दिया, लेकिन अब बोलना क्या पड़ेगा, ये नया विषय आ गया। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सभी चयनित अभ्यर्थियों को मेरी अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूँ। आप सबको आपके जीवन की नई शुरुआत हुई है, नई दिशा में आप बढ़े हैं, और समूचा मंच, मैं पूरे मंच का भी अभिनंदन करना चाहूँगा। वर्षों की तपस्या आप लोगों ने की होगी, परिवार की आशा अपेक्षा आकांक्षाओं के बलबूते पर आप अपने अपने ढंग से आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं।
इसमें आपको संतोष भी है और भविष्य की संभावना भी है और मेरी शुभकामना भी है। और ये भी सुखद संयोग है, परमात्मा की दया है कि अयोध्या में अभी अभी भगवान की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा हुई। और प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसको भी कोई अलग अलग ढंग से देखेंगे, जिसको देखना होगा, जो बात समझना होगा। लेकिन हमारे लिए समझने की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन हमको दिया है, उसके एक एक वाक्य को सुनोगे तो आपका ध्यान में आ जाएगा। सच्चे अर्थों में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक तरह से देश के अंदर भी सुशासन की प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम राज्य की तरफ बढ़ाया हुआ कदम भी हम मान सकते हैं। और ऐसे काल में भगवान राम को बहुत अलग अलग प्रकार से जाना जाता है, देखा जाता है। उनके अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंधों के आधार पर उनका अलग चित्र बनता है। लेकिन राम राज्य की हम सबको भी वो सुशासन की अगर कोई अच्छी परिभाषा पूछता है तो एक शब्द में हम बता देते हैं राम राज्य। वो राम राज्य मतलब उनका सुशासन का वो उस समय का आदर्श उदाहरण। तो ऐसे में आपको एक कार्यभार मिल रहा है, इसलिए आप भी भाग्यशाली है। मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप राम राज्य के उस पथिक के लंबे पाथे के पथिक बन के जाने हैं। और ये एक तरह से नियुक्ति पत्र आपको मिल रहा है। अब ये नियुक्ति पत्र नहीं है, ये एक विश्वास का पत्र है, ये आपकी संभावना का पत्र आपको मिला है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ इस नाते से। इस विश्वास के पत्र के माध्यम से आप भविष्य में सबल, सक्षम, सुशासित हमारा मध्य प्रदेश बने, इसमें एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते और एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी के नाते से आप आगे जा सकते। और मैंने जैसे पहले भी कहा था बातचीत में कि ये आपका अंतिम पड़ाव भी नहीं। इस काम को करते करते आप अपने अंदर की ललक बनाए रखें कि आप बाकी भी कोई एग्जाम दे रहे हो तो देते रहिए। शासन की कोई मंजूरी की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपकी मदद करूंगा, उसमें कोई कंजूसी नहीं रहेगी। क्योंकि हमारे अंदर की ऊर्जा का, हमारे अंदर क्योंकि अभी आप युवा है और दुनिया का सबसे युवा देश भारत, ऐसे में आप धरोहर भी है मानवता के नाते से। उस धरोहर का पालन पोषण करते हुए उनके अपने अभिष्ट तक की, उनके अपने लक्ष्य तक की प्राप्ति कराना यह हमारा भी उत्तरदायित्व है। और इसी नाते से खास करके आजादी के अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं लगातार 2047 तक जब आजादी का अमृत काल पूरा होगा तो हमारे जीवन के सब क्षेत्रों में हमारा देश आगे बढ़े, अर्थात देश के साथ प्रदेश भी आगे बढ़े जीवन के सभी क्षेत्रों में। और ऐसे में ये बात भी सही कि आपको बहुत सारी चुनौतियां भी मिलेगी, वो चुनौतियों से जूझना भी पड़ेगा। लेकिन उन चुनौतियों में हमको समाधान निकालते भी आना चाहिए। चुनौतियों से डर करके पीछे हटना या चुनौतियों के आगे सिर झुका देना, ये दोनों के बजाय समाधान निकाल करके हम चुनौतियों को पार कैसे पाले, विजय कैसे प्राप्त करें, इस दिशा में भी आप आगे बढ़ेंगे। आपको शुभकामना देता हूँ और आपका परमात्मा साथ देगा, इसे बाबा महाकाल से कामना भी करेगा। ये उसी प्रकार से जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे होगे तब भी ऐसे ही चल रहा होगा। परीक्षा में हम जब गए तो बहुत सारे कष्ट आते, बहुत परेशानी आती है, लेकिन परमात्मा ने आपको यहाँ तक पहुंचाया है। ये भी एक ईश्वर की एक अनुकंपा है और यही ईश्वर आपके अंदर से इस तरह से आपको अपने बढ़ने वाले लक्ष्य की प्राप्ति तक ले जाएगा। आज के युग में अगर बात करें तो हमको ये बात सही है कि इन प्रश्नों में से कई उत्तर ये भी हो सकता था, जैसे कई लोगों ने मेरे से पूछा, मैंने उसको जान करके छोड़ दिया था कि वर्तमान का युग हमारा विज्ञान का युग है, नई टेक्नोलॉजी का युग है। तो आप अपने जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में नई टेक्नोलॉजी का नवाचार लगातार करते जाए, नए नए प्रकार से हम कार्यदक्ष कैसे हो जाए। आपके यशस्वी प्रधानमंत्री को देखिए, जब वो गुजरात जैसे हिंदी भाषी प्रदेश के आसपास से निकले, लेकिन उन्हें अपने जीवन में प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत सारी चीजों पे अपनी दक्षता हासिल कर ली। कई सारी भाषाओं के मामले में उन्होंने अपने आप को जोड़ करके खड़ा किया। तो नवाचार के साथ नई टेक्नोलॉजी का उपयोग भी आप अपन भी सब करें, ये भी बहुत आवश्यक है। इससे ये ट्रांसपेरेंसी भी बनेगी और हमारी दक्षता भी बढ़ेगी। पारदर्शिता की बात करते तो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते थे। मैं एक नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन एक मंत्री जी से मैंने कहा कि अभी आपके विभाग को लेकर के एक अभियान चल रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो
तो आप इस पे तुमने कहा मैं सर 55 जिले में दौरा कार्यक्रम बनाता हूँ, 70-55 जिले तक होके आऊंगा। तो मैंने मजाक में बोल दिया कि आप 55 जिले तक जाएंगे तब तक तो लोकसभा आ जाएगी, 55 दिन तो आपको मिलेंगे नहीं, कम से कम एक दिन में एक जिला पकड़ेंगे तो क्या करेंगे, जब तक आचार संहिता लग जाएगी। तो हमने कहा बात तो सही है। तो हमने कहा एक काम करो, आप यहीं बैठो, हर जिले के लोगों को बिठा लो साथ में। आजकल तो वीसी के माध्यम से आपकी बात का समाधान हो जाएगा, आपकी बात का संप्रेषण हो जाएगा। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी का नया युग माननीय मोदी जी कितने अच्छे ढंग से करते हैं, तो ये हमारे लिए एक तरह से आप सबके जीवन में भी बहुत काम आए। उसी प्रकार से हमारा जो भी काम मिले उसको 100% सफलता के साथ ले जाने का मन में संकल्प होना चाहिए, 0.1 भी नहीं होना चाहिए। क्यों माइनस करें, 100% करें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो स्कूल शिक्षा के भी कुछ इसमें चयनित विद्यार्थी हैं, तो स्कूल शिक्षा की सिस्टम में मैं केवल परीक्षा पद्धति पे बताऊंगा। हमारे यहाँ आमतौर पर बोर्ड की एग्जाम होती है, स्कूल का अपना टाइम टेबल होता है और उस सर्टिफिकेट की मान्यता होती है जिस आधार पर हमने परीक्षा दी। लेकिन अपने में से एक जानकारी देता हूँ कि शंकराचार्य पद्धति के आधार पर अभी भी कुछ गुरुकुल चल रहे हैं, और वो गुरुकुल चल रहा है उसमें से एक गुरुकुल उज्जैन में भी। उनकी विशेषता क्या है? उनकी विशेषता ये है कि वो जिस गुरुकुल में उनके विद्यार्थी को पढ़ाते तो कम से कम 10 बार उसकी कठिन परीक्षा लेके उसको हतोत्साहित करते कि आप हमारे पास आओ ही मत। क्यों ना हो? क्योंकि इसलिए कि उनका बहुत कठिन मान है। लेकिन उसमें आने वाले जो आ जाते हैं उनको संकल्पित रूप से जो आते हैं उनकी पढ़ाई कैसे कराते हैं? तो पढ़ाई ऐसे कराते हैं कि वो 100 में से 100 ही नंबर लाना, 99 लाए तो भी फेल। उसमें कोई गुंजाइश नहीं, कोई सप्लीमेंट्री नहीं, कोई 33% का मार्क्स नहीं है। और उसके बाद आगे भी पढ़ लिए तो पढ़ने के आधार पे पूरा जीवन भी उसी तरह से व्यतीत करना है, ये उसका मान है। और आखिरी में ये कि उसके बाद भी कोई सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि आप पास हो गए। पास हो गए मतलब ये आपको मालूम और गुरु को मालूम, पूरा जीवन उस मार्ग पे ले जाना। ये गुरुकुल पद्धति है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हमारे लिए लगना चाहिए, लेकिन उसमें अपने काम की बात इतनी है कि वो हमको कार्यदक्ष बनाने के लिए 100% शंकराचार्य पद्धति वो तो सिखाई देती कि ऐसा भी होता है क्या, जो हमारे लिए अभी तक अपने किसी के विचार में भी बड़ी मुश्किल। मैंने भी जब पहली बार सुना तो बड़ा अटपटा लगा, लेकिन ये हमारी अपनी ऐसी कई सारी धारा बह रही है जिसके आधार पर हम सीख सकते हैं। अब इसमें अपने आचरण में मानवीय मूल्यों का भी और सहकर्मियों के साथ व्यवहार का भी बहुत महत्व। हम अगर केवल अहंकारी बन जाएंगे या हमारी चीजों को, जैसे मैंने प्रारंभ में भी कहा, तो इन सारी बातों के साथ जोड़ के चलेंगे तो निश्चित रूप से विनम्रता के साथ, अध्ययनशीलता के साथ, अपने काम को कार्यदक्ष होकर जीने के साथ। और कभी कभी क्या होता, बहुत सारे उदाहरण ढूंढने पड़े। जैसे कल ही कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिए। अब कर्पूरी ठाकुर जी मूलतः शिक्षक थे, और शिक्षक होने के साथ में भी वो जिस समाज से आते थे वो बहुत पिछड़ा समाज था। उनका एक उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहूंगा। उनके अपने रिश्तेदार आए कि भाई मैं स्कूल की शिक्षा विभाग की नौकरी करना चाहता हूँ, तो मेरी मदद कर दो। वो मदद कर दो तो मैं परीक्षा में फेल हो गया। तो फेल हो गए तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा तुम क्या करते थे? तो उन्होंने कहा आपकी दाढ़ी कटिंग की दुकान है। तो उन्होंने काम करो, मैं तुमको 50 रुपए देता हूँ, दुकान खोल लो, करो, ये तुम्हारे बस की बात है, ये मैं मदद करने का काम नहीं करता। तो मुख्यमंत्री होकर के जो अपनी इस लाइन को बना कर कि मूलतः हमारी सुचिता की बात जो हम कह रहे हैं वो उसको खाली कहना नहीं, लगाना, अपने जीवन में धारण करना। और इससे भारत रत्न बन के निकलते हैं। वो तो अब चले गए, लेकिन उनके जीवन के ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। तो मूलतः शिक्षक थे, ऐसे वो नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका जीवन भी कैसा है? राष्ट्रपति बनने के बाद पटना जैसे स्थान पे वापस आए और एक तरह से वृद्धाश्रम में भी जीवन गुजारा उन्होंने। तो अपने जीवन में उन्होंने कभी अहंकार नहीं पाला। ये हमारे लिए पाथे बन के, ये उदाहरण बन के हमारे जीवन पर काम आए कि हमारे को काम कोई सा भी मिले, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में भी हम उसका बाद में कैसे पालन करें। थोड़ा अच्छा भी है लेकिन कठिन भी है। पर हमारे यहाँ उदाहरण ऐसे कई भरे पड़े। आपके 2 उदाहरण देकर के मैं बात समाप्त करूंगा। चाणक्य का उदाहरण है, जब वो खुद चंद्रगुप्त के पास अपनी व्यवस्थाओं में वित्त का काम संभालने की जवाबदारी संभाल रहे थे, तो कोई मिलने आया उनसे। मिलने आया तो बात करने में ध्यान में आया कि शासन की व्यवस्था
व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, निजी जीवन की बात है। तो वो उस समय रात में बात कर रहे थे तो दीपक जल रहा था उनके पास, उन्हें एक दीपक बुझाया दूसरा जलाया, ऐसा उदाहरण हम लोग सबको मालूम है। तो उन्होंने कहा आपने दीपक एक जलाया दूसरा क्या करा, बोले ये वो पहले शासन के पैसे से जल रहा था, आपको व्यक्तिगत बात करना तो मेरा दीपक जलेगा, मैं इसमें बात करूंगा। उदाहरण छोटा सा था लेकिन सही कितनी बड़ी है उसका एहसास हम सबको मालूम है। एक उदाहरण पन्ना धाय का हमारे सबके सामने। पन्ना धाय मूलतः राज परिवार में कर्मचारी की तरह काम कर रही, लेकिन उस राज परिवार की व्यवस्थाओं को, शासन की व्यवस्थाओं को लेकर अगर कोई कष्ट आ रहा है तो अपने बच्चे का बलिदान देकर के भी उन्होंने जो उदाहरण उत्पन्न किया है पन्ना धाय ने, अपने खुद के बच्चों को, अपने सामने 7 साल के बच्चों को कोई बड़ी घटना के आधार पर, जो राजा के बच्चे की बलि लेने के लिए कोई षड्यंत्र हुआ था, कोई घटना बनी नहीं, तो उसके बच्चों को, राजा के बच्चों को बचा करके अपने बच्चों को अपने सामने तलवार से कटते हुए देख करके शासकीय सेवा का इससे बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण कोई हो सकता है क्या? कोई ऐसा सोच सकता है कि केवल भारत में होता? ये पन्ना धाय की बड़ी लंबी कहानी, लेकिन ये उदाहरण हमारे सबके सामने। तो मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आप निश्चित ही युवा शक्ति आपके साथ है और मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे हम सभी। और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं अभ्यर्थियों को और निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करें। इसी क्रम में सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट से सुश्री वर्षा पवार, वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर आपकी नियुक्ति हो रही है। आइए तालियों के साथ हम सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करें। सुश्री वर्षा पवार, वाणिज्य कर अधिकारी, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट। और इसके बाद कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट से श्री राहुल विश्वकर्मा, वाणिज्य कर निरीक्षक के पद पर आपकी नियुक्ति होगी। तालियों के साथ स्वागत करें हम सभी अभ्यर्थियों का। कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट से श्री राहुल विश्वकर्मा। बहुत सारी शुभकामनाएं श्री राहुल विश्वकर्मा जी। कमर्शियल टैक्स एक्साइज डिपार्टमेंट से सुश्री नेहा प्रजापति, आबकारी उप निरीक्षक के पद पर आपकी नियुक्ति होगी। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। कमर्शियल टैक्स रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से सुश्री प्रियंका साहू, जिला पंजीयक पद पर आपकी नियुक्ति हो रही है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। कमर्शियल टैक्स रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से श्री विमलेश ठाकुर, उप पंजीयक के पद पर आपकी नियुक्ति हो रही है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से सुश्री नेहा मौर्य, सहकारिता निरीक्षक के पद पर आपकी नियुक्ति हो रही है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट श्री अखिलेश पाठक, सहकारिता निरीक्षक, आप दिव्यांग हैं और आपकी सहकारिता निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हो रही है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। फाइनेंस डिपार्टमेंट श्री जमुना डुडवा, सहायक संचालक विद एसटी। तालियों के साथ स्वागत करें हम सभी अभ्यर्थियों का। फाइनेंस डिपार्टमेंट से श्री दयाराम डाबर, सहायक संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं श्री दयाराम डाबर जी। फूड एंड सिविल सप्लाई से श्री सम्यक जैन, सहायक संचालक के पद पर आपकी नियुक्ति हो रही है। बहुत सारी शुभकामनाएं श्री सम्यक जैन जी। फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट में श्री कुलदीप मौर्य, सहायक संचालक के पद पर आपकी नियुक्ति हो रही है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। जीएडी कार्मिक सुश्री प्रिया पाठक, डिप्टी कलेक्टर, हरदुआ कॉलोनी, ग्राम नागौर, जिला सतना। बहुत सारी शुभकामनाएं सुश्री प्रिया पाठक जी आपको। जीएडी डिपार्टमेंट में ही सुश्री प्रियंका भलावी, डिप्टी कलेक्टर, राजेंद्र वार्ड बैतूल। बहुत सारी शुभकामनाएं सुश्री प्रियंका भलावी जी। गृह विभाग से में श्री अक्षय डिग्रसे, डीएसपी श्री अक्षय जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। गृह विभाग में ही सुश्री अन्नपूर्णा सिरसाम, डीएसपी के पद पर आपकी नियुक्ति हो रही है। बहुत सारी शुभकामनाएं सुश्री अन्नपूर्णा जी। जेल विभाग में श्री संस्कार बावरिया, जिला जेल अधीक्षक के पद पर आपकी नियुक्ति हो रही है। जेल विभाग सुश्री प्रतिभा पटेल,
जिला जेल अधीक्षक के पद पर आपकी नियुक्ति हो रही है। बहुत सारी शुभकामनाएं सुश्री प्रतिभा पटेल जी। लेबर विभाग से सुश्री सृष्टि तिवारी हमारे बीच दृष्टिबाधित सुश्री सृष्टि तिवारी आपकी श्रम अधिकारी पद पर नियुक्ति हो रही है। लेबर विभाग में बहुत सारी शुभकामनाएं सुश्री सृष्टि तिवारी जी। लेबर विभाग में ही सुश्री आशा सिरशाम सहायक श्रम अधिकारी एसटी महिला। आइए तालियों के साथ स्वागत करें सुश्री आशा सिरशाम का। एमएसएमई विभाग में श्री प्रतीक यादव सहायक संचालक उद्योग माणिक बाग रोड इंदौर। तालियों के पल हैं सभी के लिए। एमएसएमई विभाग से सुश्री पूजा बघेल सहायक संचालक धर्मपुरी जिला धार। सहायक संचालक के पद पर सुश्री पूजा मुख्यमंत्री जी आपको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विभाग में श्री प्रदीप सिंह लोधी विकास खंड अधिकारी के पद पर आपकी नियुक्ति हो रही है। बहुत सारी शुभकामनाएं श्री प्रदीप सिंह जी। श्री श्रीकांत उइके पंचायत एवं ग्रामीण विभाग विकास खंड अधिकारी के पद पर आपकी नियुक्ति हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं। पब्लिक रिलेशन विभाग से सुश्री हिमांशी बजाज सहायक संचालक जनसंपर्क के पद पर आपकी नियुक्ति होने जा रही है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं सुश्री हिमांशी बजाज जी। श्री शिवेंद्र गुर्जर जी आपका भी पब्लिक रिलेशन विभाग में ही सहायक संचालक के पद पर नियुक्ति होने जा रही है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं श्री शिवेंद्र गुर्जर जी। सुश्री रंजना रावत रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नायब तहसीलदार के पद पर आपकी नियुक्ति हो रही है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं सुश्री रंजना रावत जी। श्री शशांक जैन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ही नायब तहसीलदार के पद पर आपकी नियुक्ति होने जा रही है। आप दृष्टिबाधित हैं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं श्री शशांक जैन जी। नायब तहसीलदार के पद पर आपकी नियुक्ति हो रही है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से सुश्री शीलू शर्मा सहायक संचालक के पद पर आपकी नियुक्ति हो रही है। तालियों के साथ हम स्वागत करें सुश्री शीलू शर्मा जी का। स्कूल शिक्षा विभाग में ही श्री गौतम वर्वे सहायक संचालक के पद पर आपकी नियुक्ति हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं। ट्राइबल विभाग में श्री रजत सोनी को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपको जिला संयोजक के पद पर नियुक्ति पत्र दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। ये स्वर्णिम अवसर है हमारे लिए, हम सबके लिए ये प्रेरणा का अवसर है। श्री रजत सोनी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ट्राइबल विभाग में ही श्री हर्षित कौरव जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपको क्षेत्रीय संयोजक के पद पर नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में सुश्री रंजना गोयल जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। आप मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। तालियों से हम स्वागत करें, अभिनंदन करें सभी अभ्यर्थियों का। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ही श्री धर्मराज यादव जी जिन्हें मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करना चाहूंगी श्रीमती रश्मि अरुण शमी जी प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग से कि वे प्रदेश की विगत 20 वर्षों की प्रगति यात्रा एवं प्रमुख सामाजिक एवं आर्थिक संकेतकों का प्रस्तुतिकरण करें। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के परिप्रेक्ष्य में नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस कार्यक्रम में पधारे सभी अभ्यर्थीगण जो इस प्रतियोगिता में सफल हुए हैं, उनके अभिभावकगण, सभी सम्मानीय अतिथिगण, माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे कार्यक्रम में जाना है, इसलिए पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रदर्शन करूंगी, उसके बाद हम लोग इस प्रस्तुतिकरण को देखेंगे। आप सब ने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की बात सुनी और आपने ये समझा कि इस प्रदेश के विकास के प्रति वो कितने कटिबद्ध हैं और आप सबसे उनकी कितनी अपेक्षाएं हैं। मैं माननीय
से धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो आप सबको प्रेरणा देने के लिए इस कार्यक्रम में यहाँ पधारे हैं और आप सबको उन्होंने इंस्पायर किया है कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से कटिबद्ध होकर इस प्रदेश के विकास में अपना सहयोग करें। मैं सभी इस कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग किया है। सर, थैंक यू सर। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और उनकी तुलसी का पौधा भेंट करते हुए हम सभी की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है, कृपया आप सभी अपने